नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई सारे। उम्मीद है बढ़िया होंगे। और जैसे अपने पिछली सीरीज ली थी फिजिक्स की, आज अपन ले रहे हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में एक टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आज अपन जो प्रीवियस में क्वेश्चन आ रखे हैं उन्हीं क्वेश्चनों की एक सीरीज़ ला रखे हैं, तो उसी सीरीज़ को सोल्व करेंगे। आप उसके साथ जो ऑप्शन है उनकी एक्सप्लेन और अपने जो थ्योरी पढ़ रखी है उसका सब कुछ एक चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज अपन की टेस्ट सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। इसका है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम है। ये अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है किस सीक्वेंस में होता है उस सीक्वेंस की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए निष्कासन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण एवं पाचन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सब अपन भोजन ग्रहण करते हैं, सबसे पहले मुख में लेते हैं, फिर उसके बाद में आमाशय में जाता है। अब इसका मतलब आमाशय में, जैसे आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, फिर वो बाहर भी होता है। तो ये इनका सीक्वेंस है ना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। फिर अपने छोटी आंत में क्या होता है, ये फिर क्या होता है, इनका पाचन होता है। छोटी आंत में पाचन होता है, फिर बड़ी आंत में उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। और एक चीज़ और है, फिर उसके बाद में जैसे असाइमिलेशन की बात होती है, स्वांगीकरण की भी बात होती है, वो भी बड़ी आंत में होता है। और फिर उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अपन बाहर निकालते हैं। तो इसी प्रोसेस को है ना आप ऑप्शन में देखिए। जैसे पहले में बात करते हैं निष्कासन की। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो पहले क्या हो गया, सबसे पहले अपनी नज़र है ना ग्रहण पे होनी चाहिए। जिस भी ऑप्शन में ग्रहण की बात कर रहा है उसी को ही देखिए। जैसे पहले इसके डायरेक्ट निष्कासन की बात कर रहा है, ये भी गलत है। सीधा अवशोषण की बात कर रहा है, ये भी गलत है। ये अंतर्ग्रहण की बात कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। अंतर्ग्रहण करने के बाद क्या होता है, दूसरा नंबर पे क्या होता है, पाचन होता है। लेकिन ये क्या बात कर रहा है, अवशोषण की बात कर रहा है, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये थर्ड नंबर पे देखिए आप, अंतर्ग्रहण की बात कर रहा है, फिर पाचन की बात कर रहा है, फिर अवशोषण की बात कर रहा है। और इसके बीच में अगर स्वांगीकरण भी आता है ना, तो अपनी निष्कासन और इसके अवशोषण के बीच में ले लेंगे। और फिर इसके बाद में निष्कासन। इसका मतलब अपना क्या होगा, राइट आंसर डी। और इंग्लिश में भी देखते हैं तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, जैसे IDAE। अब आप इसमें ऐसे याद मत करना, आइडिया से याद मत कर लेना, लेकिन IDAE से आता है। और अगर मान लीजिएगा कि वो असाइमिलेशन भी आता है ना, तो इसमें डबल ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य में भोजन की प्रक्रिया, थोड़ा सा दोस्तों इसमें मिस्टेक है, तो आपको बता देता हूँ कि इसमें मनुष्य के भोजन के पाचन की क्रिया डैश मतलब कहाँ से शुरू होती है और में डैश में पूरी होती है। ठीक है, दो चीज़ें पूरी होती हैं, शुरू कहाँ से होती है और उसका एंड कहाँ से होता है। तो आपको भी पता है कि अपन भोजन ग्रहण करते हैं, मुख से ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखिए, मुख गुहा का नाम। आमाशय आ रहा है, बिल्कुल गलत। मुख गुहा आ रहा है, ठीक है। भोजन नली आ रही है, बिल्कुल गलत। छोटी आंत की बात कर रहा है, ये भी गलत है। तो आपको पहली बात तो यही पता हो जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि दो ऑप्शन में आ जाता, मुख आ जाता, तो और ये पूरा पाचन क्रिया फिनिश कहाँ होती है, अपने मुख से लिए, उसके बाद आमाशय में 3-4 घंटे भोजन पड़ा रहता है, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद अपना छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो जैसे सारे एंजाइम्स होते हैं, वहाँ प्रोटीन का भी होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी होता है और वसा का भी होता है। जैसे मान लो मुख में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वो भी थोड़ा बहुत। उसके बाद आमाशय में जाते हैं, वहाँ पे प्रोटीन का होता है, वसा के, फैट के मतलब टच भी नहीं होता, दोनों चीज़ नहीं होती। इसका मतलब डाइजेस्ट तो हुआ ही नहीं। छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत में तीनों चीज़ों के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी, वसा भी, तीनों का होता है। और वहाँ पे पाचन की प्रक्रिया है ना, वो पूरी फिनिश हो जाती है। और बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, अवशोषण बचता है। ठीक है, और बाकी को तो इसका मतलब क्या हुआ, मुख गुहा में प्रारंभ होता है और छोटी आंत में फिनिश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। पेंक्रियाज की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ और ये सुक्रोज हुआ, ये होता है अपनी जो छोटी आंत है ना, आंतरस में, ये वहाँ से स्रावित होते हैं। और बचा कौन सा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ से होता है, अग्नाशय से, पेंक्रियाज से। अब आपको इतना और बता देता हूँ कि अग्नाशय में 3 एंजाइम स्रावित होते हैं।
जैसे लाइपेज हो गया वसा के लिए होता है, ट्रिप्सिन ये हो गया, ये किसके लिए होता है, ये प्रोटीन के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोटीन के लिए होता है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा होता है, एमाइलेज होता है। ठीक है, तो अपने ये तीनों अंश, तीन तो किस में हो गए, ये वाले, ये आंतररस से स्रावित होते हैं। और ये ट्रिप्सिन किस में होता है, किस में, अग्नाशय में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य क्या नहीं पचा सकता, मतलब इंसान डाइजेस्ट के क्या नहीं, मतलब अपन खाना खाते हैं तो इसमें से क्या पाचन नहीं होता है। ठीक है, सेल्यूलोज, स्टार्च, अमीनो अम्ल और ग्लाइकोजन, 4 चीज़ें। पहले देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है तो उसका जैसे मुख में होता है, डाइजेस्ट होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, स्टार्च। आप देखिए जैसे मान लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट है, ये शर्करा, मांड, ये कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, तो इनका क्या हो जाता है, इनका भी टूटते हैं ना, तो ग्लूकोज के रूप में अपने को प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब इनका डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ प्रोटीन है। प्रोटीन किस में होती है, प्रोटीन जब इनका डाइजेस्ट होता है नहीं, अमीनो अम्ल में टूट जाती है। और वसा होता है, वसीय अम्लों में टूट जाती है। तो इसका मतलब स्टार्च भी टूट रहा है, अमीनो अम्ल भी टूट रहा है, और ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोजन का ही रूप है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों डाइजेस्ट हो रहे हैं और अपने को पूछ क्या रहा है, कौन सा पाचन नहीं होता। तो इसका मतलब कौन, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज किन में पाया जाता है, ये पौधों में पाया जाता है। तो अपने शरीर में ये डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भोजन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है। अभी आपको मैंने बताया ना कि वसा वसीय अम्लों में, अब और कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज के रूप में हो जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में भी आ जाता है। और अपना प्रोटीन होता है ना, वह पूरा डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो अम्ल में टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल में। और आपको भी पता है ये जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट तो खुद ही एक तरह का अपना जो पोषक तत्वों में आता है, स्टार्च है, ये भी है। तो ये किस में हो जाएगा, प्रोटीन परिवर्तित किस में होगा, अमीनो अम्ल में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। मानव जो अपने ह्यूमन बॉडी है उसमें जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा होता है, आपको ये बताना है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछता है कि जैसे अपने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सबसे बड़ा आकार जो अंग है कौन सा है। एक पूछता है कि आंतरिक अंग है, जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। एक होता है सबसे जो भारी अंग कौन सा होता है। अगर आपको ये कॉमन सवाल पूछता है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो अब आप कौन सा बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिएगा कि अपने को आंतरिक पूछता है कि अपने शरीर का जो आंतरिक भाग है, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, इंटरनल, उनमें सबसे बड़ा कौन सा अंग होता है, तो भी अपन यकृत करेंगे। और अपने को वो भारी अंग पूछता है तो भारी अंग में कौन सी चीज़ करेंगे अपन, स्किन, मतलब त्वचा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वादिष्ट भोजन को देखकर आमतौर पर मुंह में पानी आ जाता है। आप भी कुछ खाते होंगे, जैसे मान लो कि अभी अपन पढ़ा रहे हैं, अपन रसगुल्ले की बात करते हैं और आपके खोपड़ी में रसगुल्ला काम कर गया तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना। तो उसके पीछे रीजन्स क्या होता है, तो यही जानना चाह रहा है। तो अपन ऑप्शन देखते हैं। एक तो हार्मोनल प्रतिक्रिया के कारण, और एक तंत्रिका संबंधी, मतलब न्यूरॉन सिस्टम वाला। दूसरी चीज़ है दृश्य प्रतिक्रिया, एक होती है ग्रहण प्रतिक्रिया। तो आप है ना इस चीज़ को समझिए। घ्राण पिन क्या होती है, ये घ्राण है ना सूंघने में काम आती है। जैसे आपको बताऊँ, ये सबसे तेज़ घ्राण पिन किसकी होती है, कुत्ते की होती है। ठीक है, और एक होता है दृश्य प्रक्रिया, एक विजुअल होती है, भाई अपन किसी चीज़ को देख रहे हैं तो देखने से थोड़ी होता है। और एक होता है न्यूरॉन सिस्टम। तो अपने जैसे कि आमतौर पे जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमने मतलब रसगुल्ले का नाम सुन के अपन अंदर से ले रहे हैं कि जैसे तो अपने सामने ही आ गया हो, तो ये सब चीज़ किससे होती हैं, ये अपने न्यूरॉन्स के कारण होती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा पेट निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पैदा करता है जो पाचन में मदद करता है। अब आप एक बात बताइए, जैसे अपन खाना खाते हैं, मुख में आएगा, मुख में से सीधा फूड पाइप के से होके आमाशय में जाता है। ठीक है दोस्तों, आमाशय के अंदर ऑलरेडी जठर ग्रंथियाँ होती हैं। जठर ग्रंथियों से 2 चीज़ें स्रावित होती है, एक तो एंजाइम स्रावित होता है, एसिड स्रावित होता है। जो अम्ल होता है ना, तो भोजन को वो अम्लीय बनाता है। और जैसे भोजन के साथ में कुछ कीटाणु आते हैं तो उनसे भी अपनी रक्षा करता है। वो अम्ल कौन सा होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला कौन सा होता है, HCl अम्ल।
और इसकी पीएच कितनी होती है 1.5 to 1.8 के आसपास। तो ये अपने जो आमाशय होता है ना उसमें एक ही अम्ल स्रावित होता है, वो कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये बाकी अम्ल कोई स्रावित नहीं होता। आगे चलिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा भारी अंग कौन सा है। अभी मैंने बताया ना मानव शरीर का जैसे सबसे बड़ा भारी अंग पूछ रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कॉमन पूछ रहा हो कि कौन सा अंग है, और ये ना ये पूछ रहा है कि अंदर का कौन सा है, ये सिर्फ आपको सीधा नाम दे रखा है कि भारी अंग कौन सा होता है। तो आप भारी अंग के लिए कौन से को टिक करेंगे, बिल्कुल स्किन पे करेंगे। अब ये बात बताइए, इसके अंदर कहता है ना यकृत भी दे रखा है, अगर मान लीजिएगा कि भारी का नाम नहीं लेता ना तो मैं यकृत पे टिक करता, चाहे इंटरनल हो और चाहे कॉमन नाम दे रखा हो तो यकृत का नाम आएगा। लेकिन इसने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि सबसे भारी अंग कौन सा होता है, भारी अंग कौन सा हो जाएगा, स्किन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस जानवर की आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। ऑप्शन देखिए आप, लोमड़ी, टाइगर, कुत्ता एंड खरगोश। अब आप दोस्तों एक चीज़ देखिएगा कि ये तीनों चीज़ें हैं ना मांसाहारी नज़र आ रहे हैं आप, जैसे लोमड़ी हुआ, टाइगर हुआ, कुत्ता हुआ, और एक ये खरगोश है एकदम शाकाहारी नज़र आ रहा है। पहली बात तो आपसे तीन में से एक डिफरेंट हो गया तब पता लग जाना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको कंसेप्ट की बात बताऊँ तो कि जो मांसाहारी होते हैं ना उनकी आंत हमेशा छोटी होती है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना तुरंत हो जाता है। और जो शाकाहारी होते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि पौधे वौधे भी खा लेते हैं, सेलुलोज भी होते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, इसके कारण इनकी आंतड़ा थोड़ी लंबी होती है। तो शाकाहारी के मतलब जो आंतड़ा है ना ये सबसे मतलब इनसे कंपेयर की तुलना में बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये शाकाहारी इसमें है। देख कौन सा रहा है आपको, खरगोश, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, खरगोश। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह में पीएच का मान कम हो, मतलब किससे कम होने लग जाता है। ऐसे तो आपको भी पता है कि जैसे पीएच वैल्यू कितने 7 होती है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से कम होता है एसिड होता है, और 7 से ऊपर जाते हैं तो अपने किसकी बात होने लग जाती है, बेस की बात होने लग जाती है। अपना मुंह पहले से ऑलरेडी अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, अपन भोजन खाते हैं रात में, अपने मान लीजिएगा खाना खाने के बाद आपने ब्रश नहीं किया, कुछ अंग मतलब कुछ टुकड़े मान लीजिएगा कि दांत वाँत में फंस जाएँ तो पड़े रहते हैं, जैसे ये क्रिया करके डाइजेस्ट होने लग जाते हैं। तो भोजन पहले से ऑलरेडी अम्लीय है तो और भी अम्लीय होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कितने है ना पीएच होने के बाद, भाई 7 से तो कम ही होगी, अम्लीय होगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि 7 से कम होगी। लेकिन ऑप्शन पे नज़र डालते हैं ना तो सारे 5, मतलब 7 से सारे ही कम है। तो इसका मतलब अपन को एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि अपन जैसे 7 से थोड़ा कम होता है ना तो भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, भाई थोड़ा स्मेल आती है। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि 5.5 से बिल्कुल 5.5 से इससे कम होती है ना तो वो अपने दांत है ना सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह का फैक्ट क्वेश्चन है। तो इसका पीएच वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको कि 5.5। ठीक है दोस्तों, इससे कम होने पर अपने दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, तो कृपया ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक जानवर द्वारा छोड़ा गया फेरोमोन। अब फेरोमोन क्या होता है, आप दोस्तों ऐसे नज़र डालिए, जैसे मान लीजिएगा कि अपने आसपास मक्खियाँ घूमती रहती हैं, एक मक्खी है और उसके दूसरे में एक मधुमक्खी को छत्ता भी है, यूँ ही समझो आप। तो वो मक्खी वहाँ पे कुछ भी मतलब एक तरह से शांत रहती है। दूसरी चीज़, उसके आसपास में दूसरी मक्खियाँ और भी होती है ना, तो वो तुरंत उड़ के वहाँ चली जाती है। वो किसके कारण होती है, फेरोमोन के कारण होती है। मतलब ये जानवरों में एक गंध होती है जिसके कारण वो अपने सेम प्रजाति के से इंटरेक्शन कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, यही ऑप्शन में देखो आप, पहला ऑप्शन ये है कि एक ही जाति के जानवरों के व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यवहार का मतलब अपने से सेम जाति की होती है ना, उनसे इंटरेक्शन को प्रभावित है, उसी को ही फेरोमोन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ड्यूडेनम का हिस्सा है, मतलब ड्यूडेनम ये पूछना चाह रहा है कि ड्यूडेनम है ना किसका हिस्सा है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपने ये छोटी आंत पढ़ी होगी ना, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, DJI, और ये सीक्वेंस से याद करने पड़ेंगे आप। सबसे पहले ड्यूडेनम होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिएगा आप सीक्वेंस से याद करोगे, इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे आमाशय के तुरंत बाद छोटी आंत आती है, तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि आमाशय का भाग और जो छोटे आंत का पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, इन दोनों से जुड़ा हुआ होता है। अब जो पहला पार्ट होगा वही जुड़ा होगा, तो
तो आपको सीक्वेंस याद होगा DJI, मतलब डी पार्ट जुड़ा हुआ होता है, और डी का मतलब ड्यूडेनम, और जे का मतलब ड्यूडेनम, जोजेनम और इलियम। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पार्ट हो गए। और ड्यूडेनम किसका पार्ट हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और इसमें जैसे ये मान लीजिएगा कि बड़ी आंत है, बड़ी आंत के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं इसके, कोलन, सिक्कम और रेक्टम। ये जैसे मलाशय से होता है और जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे अवशोषण होता रहता है। और ये किससे जुड़ता है? ये छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। पित्ताशय आपको पता ही है, इसमें भोजन है ना, इसमें जाता नहीं है, इसमें तो एंजाइम सेक्रेट होते हैं। और अंडाशय, ये तो चीज़ें अलग। ठीक है दोस्तों, ये अपने पाचन से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको ये भी पता हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ओवेरी का नाम दे रखा है, तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है क्या, ये तो पहले सीधे से कट जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि पित्ताशय तो है तो पाचन तंत्र से रिलेटेड, लेकिन ये बात किससे कर रहा है कि अपने जो सहायक होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। तो ये छोटी आंत में सीक्रेट थोड़ी है, हिस्सा मान लीजिएगा कि इसका जो स्रावित एंजाइम है आता छोटी आंत में ही है, लेकिन ये पूछ के इसका रहा है हिस्सा, तो छोटी आंत का हिस्सा नहीं हुआ ना। और जब बड़ी आंत है, ये तो खुद ही अलग पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दांतों का इनेमल किससे बनता है? अब दांतों, जैसे अपने ह्यूमन बॉडी का सबसे एक तो ये हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर पार्ट, इनेमल जो दांतों पे होता है, जिससे वाइट वाइट दिखते हैं अपना, ये इनेमल के कारण ही दिखता है। ठीक है दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि ये किससे मिलकर बना होता है। अब इसमें दोस्तों बताने का नहीं है, एक तरह से ये फैक्ट क्वेश्चन है। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये पीएच अपने एसिड वाला था ना, आपके मैंने बताया था, तो उसी टाइम है ना ज़्यादा 5.5 से भी कम पीएच होने लगे, तो अपना इनेमल है ना, ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एकमात्र अंग जो पुनर्विकास एवं पुनर्जीवित किया जा सकता है, अच्छा, मानव शरीर का एक तरह से जैसे मान लीजिए कि कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसका रिप्रोडक्शन है ना, जो दोबारा से बन सकता है, ऐसा कौन सा पार्ट है? तो प्लीहा, मस्तिष्क, यकृत और अग्नाशय। तो आप एक बात बताइए, अग्नाशय एक बार डैमेज हो जाए दोबारा बनता है क्या? नहीं बनता। आपने सुना भी होगा कि जैसे अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जैसे बेटी ने पिता को लिवर डोनेट किया, और ये भी देखिए कि कई बार तो इतना भी आता है कि 10% डोनेट किया, किसी ने 5% डोनेट किया। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि सर एक बात बताइए कि कोई पार्ट डोनेट कर दिया तो सर जो डोनेट करने वाला उसका क्या होगा? होता है ना दिमाग में कि भाई फिर वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो जिंदा नहीं करेगा, मतलब खुद मर के दूसरे को थोड़ी बचाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यही बात पूछना चाह रहा है, पुनर्जीवित वाली चीज़। तो अपने बॉडी का लीवर जो सबसे बड़ा अंग है, आंतरिक सबसे बड़ा अंग है, तो ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिएगा कि आप किसी को 10% डोनेट करते हैं, और ये सोच लीजिएगा कि आप पूरा भी डोनेट करते हैं ना, कितना भी पार्ट, जैसे 70%, 30%, कितना भी करते हो, तो मैक्सिमम ये 4 महीने में पूरा दोबारा बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लीजिएगा आपने 10% डोनेट किया, आपका खुद का बनने लग जाएगा, और जिसमें डोनेट किया ना वो भी इंक्रीज करने लग जाएगा, मतलब इसका रिप्रोडक्शन होता रहता है। तो ये अपन जिसको डोनेट भी कर देते हैं ना, अपनी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लीवर ऐसी चीज़ है जो दोबारा भी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती हैं? अपनी जीभ, ये देखिए दोस्तों, जीभ है, एक ये पार्ट है, एक इसका पीछे वाला है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और ये वाला पीछे वाला, सबसे पीछे वाला ये कड़वा, जैसे कलिकाएँ होती हैं ना, जैसे मान लीजिएगा अपने कोई चीज़ टेस्ट करनी हो, जैसे मीठी हो, तो अपन तुरंत जीभ निकालते हैं ना से, तो इसका मतलब अगले वाला पार्ट है ना, ये हमेशा मीठा होता है ना, इसको शो करता है। और जो सबसे कड़ी चीज़ होती है, और अपने को लेने कई बार तो क्या करते हैं, जिसको पता नहीं होता है ना, तो जैसे अपन टैबलेट लेते हैं ना, तो पीछे रखता है, और फिर बाद में झंझनाता रहता है। तो भाई टैबलेट को लेनी होती है ना, तो पीछे नहीं लाना चाहिए, उसको जीभ के बीच में रखो और फिर लो, क्योंकि बीच में जो चीज़ें होती है ना वो हमेशा न्यूट्रल होती हैं, और जो लास्ट में होता है ना वो सबसे कड़वे भाग को दर्शाता है। और अपने ये पार्ट वाला होता है ना, ये किसको दर्शाता है? ये साल्ट को दर्शाता है, मतलब क्षार टाइप को। और ये सेकंड नंबर पे आता है ना, ये किसको दर्शाता है? जैसे अपने नमकीन टाइप का होता है, उसको दर्शाते हैं। और ये बीच में होता है ना, ये न्यूट्रल पार्ट होता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि जैसे मान लीजिएगा कि आप टैबलेट वगैरह लेते हो ना, तो जीभ के बीच में रख के फिर लेनी चाहिए। अगर आपको ये स्वाद कलिकाओं का पता रहेगा तो आप एक ही चीज़ को टेस्ट भी कर पाएंगे, आपको पता रहेगा कि कड़वी कौन सी चीज़ है और मीठी चीज़ का टेस्ट कहाँ से होता है।
ठीक है दोस्तों, आगे से हाँ, पर दूसरी चीज़ अपने को ये फैक्ट पूछ रहा है कि अपने में जो जीभ में ना स्वाद की इकाई कितनी होती है, तो इनकी संख्या पूछ रहा है। तो संख्या कितनी होती है, ये 2000 से लेकर 8000 के बीच में होती है। और वैसे फैक्चुअल में देखा भी जाए ना तो 9000 के आसपास भी होती है, लेकिन आपको ये पूरी अब 9000 थी, इस ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसमें आप 2000 से 8000 में काम चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि एंजाइम एक मतलब इसका मतलब एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक विटामिन है, बैक्टीरिया है, जैव उत्प्रेरक है, एक वायरस है। एंजाइम क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा कि अपने केमिकल रिएक्शन देखते हैं, उत्प्रेरक आते हैं। पहली बात तो जैसे अपने शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं होती है, तो एंजाइम होता ये है कि केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनमें उत्प्रेरक काम करता है, लेकिन ये अपनी बॉडी में काम करता है, इसलिए मतलब जीवों में काम कर रहा है, तो इसको जैविक उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैविक उत्प्रेरक समझ गए आप, जैसे मान लीजिएगा जैसे प्रोटीन का डाइजेस्ट होता है, जो मतलब एंजाइम तो पेप्सिनोजन करता है, लेकिन उसकी क्रिया को क्या करता है, वो बढ़ाता ही तो है, मतलब ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये उसकी स्पीड को तेज कर देते हैं। जैसे अपने केमिस्ट्री में वो होता है ना, जो क्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनमें उत्प्रेरक काम करता है। यही उत्प्रेरक एंजाइम है ना, उत्प्रेरक ही है, लेकिन अपने जीव में काम करता है ना, तो इसलिए इनको जैविक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक वयस्क मानव का संपूर्ण पाचन तंत्र मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है। जैसे अपन जहाँ से खाते हैं और अपना जो वेस्ट फूड बाहर निकलता है, मतलब आहार नाल की जो पूरी साइज है ना, उसको कितना बोलते हैं। लेकिन अपन मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट है ना 9 से 10 मीटर की बात करते हैं, लेकिन ये RRB NTPC का क्वेश्चन है। कई बार होता है ना जिसको अपन एवरेज लेके चलते हैं और वो ही अपने को ना फैक्चुअल पे उतर आता है। तो मैं भी आपकी तरह है ना थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो उसमें एवरेज बात करते हैं कि 9 से 10 मीटर होता है, लेकिन इसमें है ना आपको पता है 9 भी है और 10 भी, दोनों है। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे। ये देखिए कि इसमें है ना जो पाचन तंत्र की है ना, ये हमेशा उसका आंसर माना जाता है कि 9 मतलब 9 मीटर। आप 10 को टिक नहीं करेंगे। अप्रोक्सीमेट जो जैसे मान लीजिएगा किसी का कम भी होता है ना, तो भी 9 मीटर के आसपास होता है। मान लीजिए किसी का 10 नहीं हुई तो पर 9 तो होता ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह से फैक्ट क्वेश्चन। आगे चलिए, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए अपन भोजन करते हैं तो किस टाइप से अपने को एनर्जी मिलती है और कैसे कैसे होता है। तो ऑप्शन देखिए, रासायनिक से उष्मा, यांत्रिक से उष्मा, रासायनिक से प्रकाश और ऊर्जा से ये रासायनिक। कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक। ठीक है दोस्तों, आप देखिए जैसे अपन भोजन को ग्रहण करते हैं, एंजाइम से लगते हैं, अपने को केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे उपापचय हुई, जैसे कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, ये क्रिया होती हैं। लेकिन आप देखिए कि होती तो रासायनिक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं बोल सकते हैं उनको, लेकिन रासायनिक क्रिया होती है। और फिर क्रिया होने के बाद मतलब डाइजेस्ट होने के बाद अपने को क्या मिलता है, उसे एनर्जी मिलती है। तो रासायनिक से ऊर्जा बनती है, और कौन सी ऊर्जा बनती है, उसमें ऊर्जा। अब इनमें आप जैसे मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आए तो आप इतना सा देखते रहिए। जैसे एक तो बोल रहा है कि आपको यांत्रिक ऊर्जा बनती है क्या, यांत्रिक ऊर्जा नहीं होती है। दूसरी चीज़ एक प्रकाशीय ऊर्जा, आपको ग्रहण करने के बाद आप खुद लाइट देते हो क्या, ये भी नहीं होती। तो इसमें प्रकाश ऊर्जा आप ऐसे देखते रहिए कि प्रकाश ऊर्जा का अपने से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अपन खुद एनर्जेटिक होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। तो वसा का अवशोषण, पायसीकरण, वसा का उत्सर्जन एवं पाचन। अब आपको भी पता होना चाहिए कि जो पित्त है ना काम तो करता है फैट के लिए, लेकिन आप ये डाइजेस्ट करता है या इसका असाइमुलेशन करता है। ये पित्त है ना सिक्रेट कहाँ से होता है, बनता कहाँ पे है, ये लीवर में बनता है, और स्टोर कहाँ से होता है, पित्ताशय में होता है, और सिक्रेट होके जाता कहाँ है, छोटे आंत में जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका काम क्या होता है, अवशोषण बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि छोटे आंत में अवशोषण भी नहीं होता। एक दूसरा होता है उत्सर्जन भी नहीं होता। एक होता है पाचन, ये पाचन नहीं करता है दोस्तों। पाचन कराने में थोड़ा बहुत सहायक होता है, लेकिन करता है। लेकिन ये क्या करता है कि जैसे अपना भोजन होता है ना, उसको असाइमुलेशन, मतलब उसको बोले तो एक तरह से मेल मिलाप बोलते हैं ना जिसको, जैसे अपने मुंह में लेते हैं तो उसको बोलस करते हैं, इसी टाइप में काम करता है। तो इसका ये क्या होता है, एक तरह से पायसीकरण करता है उसका, ना कि इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पाचन नहीं कराता है, लेकिन उसको मिलाने में सहायक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पायसीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। अब जैसे अपन ने पूरे पढ़ लिए, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड में से होता है और पेंक्रियाज में ये सिक्रेट करते रहते हैं कोई ना कोई सा, छोटी आंत तक तो ये सारे फिनिश हो जाते हैं। लेकिन आपको जितने भी सारे काम आ रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि जैसे ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, पेप्सिन है, ये कहाँ से आते हैं। जैसे टाइलिन हुआ, ये तो किस में आता है, लार के साथ में काम करता है। ये किस में काम करता है, ये छोटी आंत में काम करता है। और ये पेप्सिनोजन, ये पेप्सिन है ना, ये छोटी आंत में ही होता है, लेकिन ये एंजाइम है। और ये अपने को यही पूछ रहा है कि इनमें से एंजाइम कौन सा नहीं है। तो इसमें से ये तीनों तो एंजाइम हो गए, और डिफरेंट कौन सा है, गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन होता क्या है, गैस्ट्रिन होता है एक हार्मोन। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये होता इसमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है ये, लेकिन इसको अपन एंजाइम नहीं बोल सकते, ये एंजाइम है नहीं, तो क्या है, हार्मोन एक तरह का। और तो इसमें से यूनिक यही पूछ रहा है कि भाई अपने एंजाइम नहीं है तो कौन सा पार्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अपने आज के 21 क्वेश्चन थे। आप चेक करना कि कितने क्वेश्चन आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों सारे के। और इसके आसपास के जो मतलब आप इन क्वेश्चनों को करते हैं ना, तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले वाली सीरीज में ऐसे प्रीवियस के क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस पे सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे का देखना। जय हिंद, जय भारत।